नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं जय तिवारी आज आपके समक्ष एक प्री परीक्षा से संबंधित प्री परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा और प्लस निबंध ऐसे से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष कुछ व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप अधिक से अधिक मात्रा में ऑन करें तथा अपने मित्रों परिचितों जो भी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि हमको भी उत्साहवर्धन मिलता रहे। किसान क्रेडिट कार्ड, खेती में विकास को बढ़ावा। अब किसान क्रेडिट कार्ड आपके कृषि से संबंधित मेंस परीक्षा में आपके जीएस प्रश्न पत्र में तथा निबंध प्रश्न पत्र में किस तरह से आएगा तथा इसमें कहाँ पे ऐसी पॉइंट होंगे जो प्री परीक्षा में आ सकते हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड खेती में विकास को बढ़ावा। कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों को सेक्टर के पहले, भाई हम जब जीडीपी पढ़ते हैं तो पहले सेक्टर में कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों को रखते हैं। तो ये प्री का पहला चैप्टर है कि जीडीपी के फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं, कृषि उससे संबंध क्रियाकलाप। पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है कृषि। तो आपको पता है कि आप ये लाइन आप कभी भी जीएस में लिख सकते हैं और कभी भी निबंध में लिख सकते हैं। कृषि और उससे संबंध क्रियाकलाप पूर्व काल से ही, आदिकाल से या मध्यकाल, वर्तमान काल, जो भी लिख सके, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, जिसने राष्ट्रीय आय, रोजगार सृजन और ग्रामीण आजीविका में बड़ा योगदान दिया है। साथ ही साथ निबंध में लिखना है तो लिखिए कि यह खाद्यान्न उत्पादक के साथ साथ विविध उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट, मतलब जब कोई चीज़ प्रसंस्कृत करके विदेशों को निर्यात की जाती है बड़े मात्रा में, तो निर्यात से धनार्जन की भी सुविधा देता है। आप देखेंगे भारत अब खाद्यान्न भी निर्यात करने लगा बड़े पैमाने पर। अब बात आती है कितने, वर्तमान में याद रखिएगा 46.1, लगभग 46% आबादी की आजीविका का स्रोत कृषि है। पहले क्या था, ये 55-56% था करीब, धीरे धीरे घटते हुए कितना आ गया है, 46%, लगभग 46%, 46.1 है। तो याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम पीसीएस, स्टेट लेवल पीसीएस में ये लाइन पूछी जा सकती है कि वर्तमान में कृषि या उससे संबद्ध गतिविधियों पर कितने प्रतिशत लोग आजीविका के रूप में निर्भर हैं। तो 46.1%। इसलिए किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और संस्थागत ऋण बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत प्राथमिकता बनी हुई है। इस संदर्भ में कृषि वित्त को मजबूत करने के कई लक्षित कदम उठाए गए हैं। आज कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं, कार्यक्रम तथा नीतियां संचालित की हैं और कर रही हैं, जिसी में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केसीसी के नाम से जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ाने, इसका पहले से संचालन किया जा रहा है, परंतु अब सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, इसे आधुनिक बनाने पर विशेष बल दे रही है। इसीलिए संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 2020। अब आपसे पूछ ले किसान क्रेडिट कार्ड कब आया या उसे संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड कब संचालित किया गया, तो 2020 में संशोधित है। इसको परिमार्जित करके और अच्छे रूप में संचालित किया जा रहा है। जिस किसानों की खेती के लिए कई आवश्यकताओं के लिए सही और समय पर, यह के लिए एक सही मतलब माध्यम है और समय पर ऋण उपलब्ध कराना, क्योंकि कृषि में कब ज़रूरत पड़ जाए, यह समय पर ऋण न मिले तो किसानों की उपज बर्बाद होती है या फसल की बुआई या तमाम चीज़ें बाधित होती हैं। इसलिए समय पर ऋण प्राप्त हो, जिसमें अल्प अवधि की खेती कि फसल के लिए कटाई के बाद काम, विपणन से जुड़े व्यय, घरेलू खपत की आवश्यकताएं, खेत में रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी, उससे जुड़ी और गैर खेती कार्यकलापों में निवेश क्रेडिट शामिल है। अर्थात कृषि से संबंधित जो भी क्रियाकलाप निर्भर हैं, लगभग सभी के लिए
इसके द्वारा वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। वित्तीय ऋण बैंकों के माध्यम से जाकर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान ले सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यय कर सकते हैं, अपने कार्यों को संचालित कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की विशेषता क्या है? अब देखिए, संशोधित कब आया था? 2020 में। और ये शुरू कब हुआ था? 1998 में। ये स्टेट लेवल पीसीएस वनडे एग्ज़ाम आपके लोअर, लेखपाल, एमपी पीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं या आरपीएससी दे रहे हैं, इन सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में 2 सालों से देखेंगे तो यूपी पीसीएस भी अब आईएएस के अनुसार पेपर बनाता है, कथन कारण मिलान पे। तो ये मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम योजना कब संचालित की गई? तो 1998 में। और संशोधित कब संचालित की गई? तो 2020 में। यह किसान केसीसी से किस प्रकार का ऋण मिलता है? तो याद रखिए कि यह अल्प अवधि का ऋण देता है। अल्प अवधि का संस्थागत ऋण। संस्थागत से तात्पर्य है कि ऐसे संस्थान जिन्हें केंद्र सरकार के कुछ नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है, जिसमें आपके सहकारी बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं और कुछ निजी बैंक भी इसके तहत कार्य में हैं, तक आसान और तेज पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। इससे आप कटाई के पश्चात भी ऋण ले सकते हैं, विपणन के खर्चों को भी कवर कर सकते हैं। यह खेती में आय बढ़ाने के लिए पूरी वित्तीय मदद मिलती है। इससे केसीसी से आपके खेती से संबंधित क्रियाकलापों में विस्तार करने में मदद मिलती है, जिससे आप किसानों की आय सृजन होती है। सरकार ने 2006-07 में केंद्रीय सेक्टर स्कीम के तौर पर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू की है। यह स्कीम यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ती दरों पर ऋण मिले। यह स्कीम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में भी मदद करती है, समय पर ऋण चुकाने को बढ़ावा देती है, जिससे कुल मिलाकर वित्तीय दबाव कम होता है। पहले क्या आप देखते हो, पढ़े हैं कि साहूकारों से, महाजनों से ऋण लेकर किसान बहुत बड़े ऋण जाल में फंस जाते थे। ऊंची ऊंची ब्याज की दरें थी और वह जीवन भर अपने उपज को बेचते थे और ब्याज और मूलधन ही चुकाते रहते थे। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने केसीसी जैसी स्कीम संचालित की। इसके तहत सिर्फ समय पर अगर पैसा वापस करते हैं तो सिर्फ 4% की ब्याज दर लगती है। और यह कितना है? अल्पावधि। इसकी अल्पावधि सामान्यतः 15 महीने होती है। याद रखिएगा, केसीसी की सामान्य अवधि लगभग 15 महीने होती है और इसकी ब्याज दर 4% के लगभग होती है। बताएं संशोधित केसीसी स्कीम 2020। सिंगल विंडो सहायता। इसमें ज़्यादा आपको किसी तरह की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधा बैंक से संपर्क करके पैसा ले सकते हैं। संशोधित केसी में एक याद रखिए, रुपे सक्षम क्रेडिट कार्ड दिया जाए। रुपे जो भारत सरकार के समय स्कीम है रुपे कार्ड देने की, उसमें केसीसी भी आ गया है। केसीसी कार्ड जो आता है आपका रुपे रूप में आने लगा है, मतलब रुपे फॉर्मेट में भी मिलने लगा है। यह फ्लेक्सिबल विड्रॉल, डिजिटल पेमेंट और एक बार में दस्तावेजीकरण मतलब वेरिफिकेशन, जिससे ऋण मिलना सरल और आसान हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक के जरिए लागू किया जाता है, ताकि लोगों तक ये सुनिश्चित हो सके जिस क्षेत्र में जो बैंक उपलब्ध है वहाँ पे जाके इसके माध्यम से ऋण लिया जा सकता है। लाभार्थी कौन है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के में संस्थागत ऋण तक समावेशी और न्याय तक पहुँच बढ़ावा और न्यायसंगत पहुँच बढ़ाने के लिए किसान श्रेणियों में एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें किसको किसको कवरेज मिला है। देखिए, इसके तहत व्यक्तिगत किसान, मतलब अगर कोई एक इंडिविजुअल किसान है वो भी जाके ऋण ले सकता है। संयुक्त उधारकर्ता, जो मालिक कृषक है,
अर्थात ऐसे भी किसान हैं जो अपनी खेती बटाई पे दे दिए हैं। बटाईदार खेती कर रहा है, वह शहरों में या कहीं छोटे शहरों में या गांव में ही रह रहे हैं, लेकिन वो खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं। तो मालिक जिसकी ज़मीन है वो तो ले ही सकता है। किराएदार जो है, जो मतलब बटाईदार है, वो भी उससे केसीसी के माध्यम से ऋण ले सकता है। याद रखिए, इंडिविजुअल बटाईदार मतलब जो मालिक है भूमि का वो, और जो बटाईदार है वो भी ले सकता है, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार। तो इस तरह से इसे बहुत ही सरल और सुगम बनाया गया है, क्योंकि पहले क्या था कि जिसकी ज़मीन है उसी को ऋण मिलता था केसीसी के। लेकिन सरकार ने इसे देखा कि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो खेती करते ही नहीं, अपनी ज़मीनें बटाई पे दे दिए हैं। तो उस ज़मीन के आधार पे जो बटाईदार है उसे तो वित्तीय सहायता कहीं से मिल ही नहीं पा रही है, वो ना अच्छी खेती कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वित्तीय संसाधन नहीं है। तो सरकार ने उनके लिए भी यह कहा केसीसी सिर्फ उसी किसान को नहीं लाभ देगी जो जिसकी ज़मीन है, इसका विस्तार किया। तो इसके विस्तार के तहत व्यक्तिगत किसान, संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक है कृषक का बताए, किराएदार किसान जो पट्टे पे लेके खेती करते हैं। आपके यहाँ अब मान लीजिए आपने 10 साल के लिए ज़मीन लीज पे दे दी किसी किसान को, ज़मीन आपकी बनी हुई है और 10 साल तक कोई व्यक्ति लीज पे लेके उस ज़मीन पे खेती कर रहा है, आपसे और उसके मध्य एक सहकारी समझौता हो गया। तो आप तो भाई आप भूमि के मालिक हैं, आप केसीसी के माध्यम से जब चाहे ऋण ले सकते हैं, परंतु वह बटाईदार किसान जो लीज पे खेती पट्टे पे लेके कर रहा है वो भी चाहे तो ऋण ले सकता है। इसमें किसी प्रकार का डरने या घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि सरकार उस ज़मीन पे न दे के उस किसान को ऋण देती है, पट्टेदार और बटाईदार। इसके अतिरिक्त इस योजना में स्वयं सहायता समूह SHG और संयुक्त देयता समूह JLG, इसमें स्वयं सहायता समूह और JLG भी शामिल हैं, जिनमें काश्तकार किसानों और बटाईदारों द्वारा एक समूह बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई 10-12 किसान, 2-4 किसान जैसे जिसका समूह हो, मिलकर एक समूह स्वयं सहायता समूह बनाएं। मान लीजिए किसी के पास 5 बिस्सा ज़मीन है, 2 बिस्सा है, तो अकेले लेने जाएंगे तो बहुत कम मात्रा में ऋण मिलेगा। हो सकता है बने ही नहीं 2 बिस्सा वाले, या कोई ऐसा जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, परंतु वो स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन गया। अब समूह का एक नाम दिया गया और समूह को पंजीकृत कराया गया, पंचायत के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से या जिला तहसील जिला मुख्यालय के माध्यम से पंजीकृत करा के उसके पश्चात वह समूह केसीसी के माध्यम से ऋण ले सकता है। अपने सदस्यों में से जिसे ज़रूरत है पैसे की, वित्तीय सहायता चाहिए, उसको मदद की जा सकती है। यह वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। इस प्रकार विविध किसान समुदायों में व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जाता है। अर्थात सरकार का यह पूरा प्रयास है कि वित्तीय आधार पे कृषि कार्य प्रभावित न हो, तथा सभी हितधारकों, जो भी किसानों और मतलब कृषि कार्य से संबद्ध व्यक्ति है और जो कृषि कार्य कर रहा है, उसे किसी प्रकार की वित्तीय समस्या न हो, इसके लिए पर्याप्त प्रयास केसीसी के माध्यम से किया जा गया है। किसानों को शामिल करने की प्रक्रिया में सुव्यवस्थित करने और संस्थागत ऋण तक पहुंच सुधार करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सुविधाजनक उपाय को लागू किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत और निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने सितंबर 2023 में किसान ऋण पोर्टल KRP को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया है, जो निम्नलिखित एकीकृत करता है। इसमें शामिल किसको किसको करता है, याद रखिएगा। ये चर्चा में फिर क्यों है, क्योंकि सितंबर 2023 में किसान ऋण पोर्टल KRP, किसान ऋण पोर्टल का भी गठन किया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसानों के लिए पोर्टल कम लागत वाले संस्थागत, मतलब बहुत कम लागत में संस्थागत ऋण को तक पहुंच को सरल बनाता है। अब देखिए, आप समझते हैं कि सिर्फ गेहूं, धान, मक्का कुछ भी बोना ही खेती है, तो खेती सिर्फ वही नहीं है।
खेती से संबद्ध गतिविधियाँ शुरू में लिखिए कृषि, कृषि संबद्ध गतिविधियाँ। कृषि से संबद्ध गतिविधियाँ कौन कौन सी? इसमें देखिए पशुपालन भी है आपका, डेयरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन भी इसके तहत शामिल हैं। आप किसी से ऋण लेके मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन, डेयरी पालन या पशुपालन। पशुपालन में आप गाय, भैंस, बकरी जो भी अपनी इच्छा अनुसार हो आप उसका पशुपालन कर सकते हैं। संबंध गतिविधियों कवरेज विस्तार किया, बैंकों और सहकारी संस्थानों के साथ सहज डिजिटल एकीकरण के माध्यम से तेजी से ऋण प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है। भारत सरकार 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण देने की सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने इसने किया क्या है, अब इसकी ऋण सीमा भी बढ़ा दी है। पहले क्या था, पहले सिर्फ 3 लाख रुपए तक ऋण दिया जा सकता था एक केसीसी कार्ड से, अब इसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, 3 से बढ़ा के 5। याद रखिएगा इसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। तो आपके प्री परीक्षा में इसी में से 3-4, 2-3 जो भी कथन दे देगा और पूछ लेगा 1-2 सही है, 1 सही है, 2-3 सही है, सभी सही है, ठीक, या कथन कारण के रूप में दे देगा कि कथन कुछ दे देगा, उसका निष्कर्ष दे देगा, पूछ लेगा कि व्याख्या करता है, कथन ए सही है, आर व्याख्या करता है, कथन और आर दोनों सही हैं, कथन आर की व्याख्या नहीं करता है। इस तरह से आपसे इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही छोटे स्तर की परीक्षाओं में सीधा पूछ लेगा कि इसकी अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित कर दी गई है, तो 5 लाख रुपए। मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सीमा भी 5 लाख कर दी गई। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पार्श्विक मुक्त ऋण सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। 3 लाख रुपए तक अल्पकालिक ऋण 7% ब्याज पर उपलब्ध है, अर्थात 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण मतलब 15 महीने तक के ऋण पर सिर्फ 7% ब्याज मतलब ब्याज देना पड़ता है। परंतु अगर समय से पहले दे देते हैं मतलब 15 महीने से पहले तो 3% की छूट मिलती है, सिर्फ 4% देना पड़ता है। कहने की ये मतलब है कि 15 महीने के लिए ऋण मिलता है, 15 महीने से पहले ही अगर आपने उसे चुका दिया तो आपको 3% की छूट और मिल जाएगी ब्याज पर। केसीसी के तहत ऋण सीमा और ऋण प्रावधान। देखिए केसीसी के तहत सीमांत और गैर सीमांत किसानों के लिए उनकी भूमि जोत के आधार पर निवेश क्षमता, आजीविका आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधि मतलब फिक्स ऋण, समग्र ऋण सीमा को अलग अलग तरीके से संरचित किया गया जाता है। मतलब इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया तय की गई है। अब आप कमेंट में हमें बताएं कि सीमांत कृषक कौन है और गैर सीमांत कृषक कौन है। जो भी लोग वीडियो देखें कम से कम कमेंट करके ये तो ज़रूर बताएं कि सीमांत और गैर सीमांत वर्तमान परिदृश्य में किसे कहा जाता है। गैर सीमांत किसानों को दीर्घकालिक ऋण और संबद्ध निवेशों के लिए परिसंपत्ति लिंक्ड सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं। सीमांत किसानों को लचीली आवश्यकता आधारित ऋण सीमा प्रदान की जाती है, जो एकल समग्र किसान क्रेडिट कार्ड सीमा के भीतर अल्पकालिक ऋण, उत्पादक ऋण, उपभोग आवश्यकताओं और मामूली निवेश की आवश्यकताओं को एकीकृत करती है। सीमांत किसानों के लिए क्या प्रावधान है? भूमि के जोत के आकार, फसल पैटर्न के आधार पर 10,000 रुपये से 50,000 की लचीली सीमा को मंजूरी दी गई है। अर्थात मान लीजिए आपकी जोत जितनी है 1 बीघे, 2 बीघे, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, उसके आधार पर साथ ही फसल कौन सी उपज हो रही है, फसल का उपज का आधार क्या है, ठीक है, उन सबको पैमाना बना के आपकी ऋण सीमा सुनिश्चित की गई है। समग्र केसीसी सीमा 5 साल की अवधि के लिए तय की गई। अर्थात कहा यह गया है कि अगर आप केसीसी से ऋण ले रहे हैं तो आप 5 साल तक भी अगर मूलधन को नहीं चुका पा रहे हैं तो सरकार उस पर आपके बहुत कठोर कार्रवाई करने वाली नहीं है। इस तरह यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भूमि के जोत के आकार, फसल पैटर्न के आधारों पर 10,000 से लेकर 50,000, 10,000 रुपये से 50,000 तक की सीमा सुनिश्चित की गई है। अल्पकालिक निवेश, जिसमें देखिए अल्पकालिक निवेश क्या है, क्राइटेरिया देखिएगा, उपकरण खरीद एवं संबद्ध उद्यम की स्थापना। जैसे आप कृषि से संबंधित कोई उपकरण खरीदना चाहते हैं
या उससे संबंध कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। उद्यम अर्थात आप मान लीजिए छोटे स्तर पे कोई कृषि उपज के आधार पे कोई काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे राइस मिल की स्थापना हो गई आप मान लीजिए, या गेहूँ पैकेट बंद गेहूँ के पीस को पैकेट बंद करके आटा बेचना चाहते हैं, या खाद्य प्रसंस्करण कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं छोटे स्तर पे, इन सभी के लिए भी केसीसी के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। शाखा प्रबंधक जो होता है, जिस बैंक में आप जाएंगे वहाँ का मैनेजर जो होता है, यह इन चीज़ों का मूल्यांकन करता है, फिर भूमि मूल्यांकन से स्वतंत्र है। केसीसी का परिणाम और पहुँच वर्तमान में देश भर में 7.72 करोड़ मतलब 7.5 करोड़ से अधिक 7.25 करोड़ के लगभग किसान क्रेडिट कार्ड संचालित हैं, मतलब चालू हैं, जिन पर 10.2 लाख करोड़ का ऋण बकाया, मतलब इतने ऋण दिए जा चुके हैं जिन्हें किसानों ने अभी तक चुकाया नहीं है। यह किसानों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने में केसीसी योजना की व्यापक पहुँच को दर्शाता है। समय पर वित्त पोषण के माध्यम से कृषि संबंध कार्यकलापों में सहायता मिलती है। आप देख रहे हैं कि इस योजनाओं के संचालन से ही किसानों द्वारा परिश्रम करके अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे आप देखेंगे प्रतिवर्ष अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड होता जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म के तहत 457 बैंकों को शामिल किया गया। आप सोचिए, अब यहाँ पे एक दुविधा वाली बात आती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 27 वाणिज्यिक बैंक, हाल ही में पढ़े होंगे कि कई वाणिज्यिक बैंकों का विलय कर दिया गया, एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया, और वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 19 थी, फिर घट के 12 आ गई। तो यहाँ 37 क्यों लिख रहा है? यहाँ पे 37 वाणिज्यिक बैंक क्यों लिखा जा रहा है, इसका आप खोज के हमको बताएंगे। 46 क्षेत्रीय बैंक और 374 सहकारी बैंकों द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। 37 वाणिज्यिक बैंक किस आधार पे कह रहा है, आप लोग बताएंगे। नहीं बताएंगे फिर हम अगले वीडियो में इसको आपको बताएंगे, क्योंकि पहले आप पढ़े हैं कि कई बैंकों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया, जिससे बैंकों की संख्या घट के 12 आ गई थी, एसबीआई को छोड़ के। देश भर में किसानों के लिए व्यापक और भौगोलिक कवरेज और संस्थागत ऋण तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक विविध वितरण संरचना इंगित करता है। इन संस्थानों में कुल 1998.7 लाख किसान क्रेडिट कार्ड आवेदकों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से 631.5 लाख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। याद रखिएगा, केसीसी के माध्यम से सबसे ज़्यादा ऋण किस बैंक को द्वारा दिया गया है, तो वाणिज्यिक बैंक पहले स्थान पे है। कभी कभी पीसीएस में मिलान करने के लिए दिया था, क्रम से लगाएं, हो सकता है फिर भी पूछ ले, तो सबसे पहले पे वाणिज्यिक बैंक है। उसके पश्चात कौन सी है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, फिर उसके बाद आपके सहकारी बैंक आएंगे। तो वाणिज्यिक, क्षेत्रीय और सहकारी, ये तीनों का क्रम होना चाहिए बढ़ते से घटते। अगर घटते से बढ़ते हो तो सहकारी, क्षेत्रीय, फिर वाणिज्यिक बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से कितना? 337, और सहकारी बैंकों के माध्यम से 1030 लाख सहकारी बैंकों के माध्यम से संचालित है। ये गलत लिख रहा है, वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से, सॉरी ये सही है। पहले पे वाणिज्यिक है, दूसरे पे सहकारी है, तीसरे पे क्षेत्रीय है। इसका एक फार्मूला मैंने सेट किया था। तो वाणिज्यिक का होता है सी कमर्शियल, सहकारी का भी होता है सी कोऑपरेटिव, और क्षेत्रीय का होता है रूरल। तो आर, CCR इसका फार्मूला है, आप याद कर रख लीजिएगा। कभी भी मिलान करने के लिए आए तो CCR, CCR, ये बढ़ते से घटते क्रम में है, और अगर घटते से पूछेगा तो RCC हो जाएगा। ये अभी भी पूरा वही आंकड़े हैं जब मैंने इसका फार्मूला सेट किया था।
CCR। आप लोग जुड़े रहिए, हम आप लोगों को ऐसे अनेक ट्रिक बताएंगे कठिन से कठिन चीज़ों को याद करने के लिए, वो चाहे विज्ञान में हो चाहे इतिहास में। यह KCC कार्यान्वयन के माध्यम से कार्यान्वयन में व्यापक संस्थागत भागीदारी को दर्शाता है, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर कृषि ऋण देने में सहकारी बैंकों की केंद्रीय भूमिका को इंगित करता है। किफ़ायती ऋण और कृषि उत्पादकता को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। किफ़ायती ऋण देके कृषि उत्पादकता को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। आप देखेंगे कि यह चैप्टर आपके GS के एक क्वेश्चन को फिक्स करेगा, साथ ही निबंध को आपको काफ़ी अच्छे से लिखने का मार्गदर्शन देगा। डाटा भी है काफ़ी आपको। देखिए, निबंध में आप या GS में कोई डाटा जब लिखते हैं तो उत्तर प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। तो एक आग जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे एक दो आंकड़े देने ज़रूरी होते हैं ताकि आपका उत्तर संपूर्ण बन सके। किफ़ायती संस्थागत ऋण, यह योजना 4% से अत्यधिक रियायती ब्याज पर संस्थागत ऋण प्रदान करता है। मतलब है तो ब्याज दर 7, लेकिन अगर समय से पहले देते हैं 3% माफ़ हो जाता है, तो आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज देना पड़ता है। यह इसे विश्व स्तर पर सबसे किफ़ायती ऋण संस्थानों में से एक बनाता है, अर्थात पूरे विश्व में जो ऋण प्रदान करने की सरकारी योजनाएं हैं उसमें सबसे अच्छी है, जो छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से पहुँच सुनिश्चित करती है। लचीली ऋण सुविधाएँ, KCC 5 साल तक की वैधता, आपका जो KCC कार्ड बनता है उसकी वैधता 5 साल तक होती है। किसानों को अपने उत्पादन के लिए आवश्यकता अनुसार धन निकालने की अनुमति होता है। जोखिम शमन सहायता, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए 1 वर्ष तक ब्याज नहीं लिया जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए आपकी फसल पे कोई प्राकृतिक आपदा का प्रभाव पड़ता है तो आपसे 1 साल तक का जो उस मूलधन पे ब्याज होगा वो माफ़ कर दिया जाता है, जिसे गंभीर आपदाओं के मामले में 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अगर मान लीजिए गंभीर आपदा आई, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े पैमाने पर किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया, वह ज़मीनी स्थल ही उलट पुलट गया, तो वहाँ कैसे कृषि कार्य संचालित नहीं होगा, या भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुआ, तो ऐसे क्षेत्रों में यह 1 साल से बढ़ा के 5 साल तक किया जाता है। संपार्श्विक मुक्त ऋण, किसानों को बिना संपार्श्विक के 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाना। औपचारिक ऋण के लिए प्रवेश बाधाओं को अत्यधिक कम करना सुनिश्चित किया गया है। इस तरह से आप देखेंगे KCC के अनेक फ़ायदे हैं और जो बहुत सारे किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना, जब आप GS में इसके लाभ लिखेंगे KCC के, तो जो पॉइंट हैं बीच बीच में ये बहुत होगा। जैसे छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना, आप इसको पॉइंट में करके लिख सकते हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ठीक। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना की पहुंच, कवरेज और आवश्यकता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। तो देखते हैं, इन किसानों के पास लगभग 76% कृषि ऋण खातों के साथ यह योजना कृषक समुदाय के सबसे निर्बल वर्गों को सशक्त बनाने के लिए भूमिका निभा रहा है। उन्नत बीज खरीद के लिए, उर्वरक खरीद के लिए, कृषि उपकरण में निवेश के लिए KCC के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, कृषि लचीलापन सुदृढ़ होता है। जागरूकता में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI, नाबार्ड और बैंकिंग संस्थानों के सहयोग से व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान तथा किसानों से लोक संपर्क कार्यक्रम लागू किए हैं। अर्थात KCC के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए RBI, नाबार्ड, बैंकिंग संस्थान भी विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करते रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय साप्ताहिक शिविर स्थापित किए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन में लगे किसानों को जानकारी सुनिश्चित की जाती है और KCC के लाभ बताए जाते हैं। KCC ने अल्पकालिक ऋण तक सुविधाजनक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि डिजिटल लेन देन और KCC किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल लेन देन में कितनी सहायक है, एक GS का प्रश्न बन सकता है। या KCC के माध्यम से किसानों का किस आधार पर सुदृढ़ीकरण या पुनरुद्धार या उनका विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
आलोचनात्मक विवरण मूल्यांकन करें या टिप्पणी करें या व्याख्या करें, इन तमाम चीज़ों को पूछा जा सकता है। सामूहिक रूप से इन पहलों से वित्तीय समावेशन सुदृढ़ हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि केसीसी के माध्यम से ग्रामीण भारत में या किसानों के मध्य वित्तीय समावेशन किस प्रकार सहायक होता है। तो वित्तीय समावेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वित्तीय समावेशन मुख्यतः सरकार का उद्देश्य है कि गरीब, वंचित या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएं, अर्थात उन्हें पेंशन योजना, सरकार की कोई भी योजना हो, पेंशन से लेके किसान सम्मान निधि, मनरेगा की मजदूरी देना, तमाम जो भी वित्तीय सहायता सरकार सीधा किसी किसान या अन्य व्यक्ति को देती है, वह प्रत्यक्ष बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से पहुँचे, न कि मीडिएटर। पहले क्या होता था कि सरकार कोई स्कीम लॉन्च की, मान लीजिए 100 रुपये वह किसी लाभार्थी को देना चाह रही है, तो मीडिएटर थे, कैश रूप में पैसे दिए जाते थे, तो मीडिएटर यहाँ कमीशन खाते थे, 10 रुपये 20 रुपये जो भी समझिए। अब सरकार ने कहा कि ना, जो लाभार्थी है उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, सरकार सीधा उसके खाते में भुगतान करेगी। तो ये जो बीच का व्यक्ति था, बिचौलिया, दलाली करने वाला, इसकी इनकम बंद हो गई। अब यह किसी भी तरह की बार्गेनिंग नहीं कर सकता। साथ ही साथ ये जो लाभार्थी है उसे बैंकिंग से तमाम जो सुविधाएं मिल सकती हैं, वह धीरे धीरे जागरूक होगा। जब आपके पास बैंक अकाउंट होगा और बैंकिंग लेन देन के बारे में समझेंगे, तो आप अनेक क्रियाओं को अपने आप संचालित कर सकते हैं। तो वित्तीय समावेशन जो विचार है वह यही है कि सामान्य, गरीब, वंचित या पिछड़े वर्गों को जो भी संचालित स्कीम है, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां हैं, उसका लाभ सीधा प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी तक पहुंचे बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से। वित्तीय जो भी संस्थान वित्तीय कार्यों को संचालित करते हैं, उनके माध्यम से सीधा सीधा पहुंचे। जैसे मनरेगा की मजदूरी अब सीधा अकाउंट में आता है, किसान सम्मान निधि सीधा अकाउंट में आता है, आपका बीच में संचालित हुआ था पीडीएस, उसके तहत पैसा दिया जाता था, वो भी अब सीधा, मान लीजिए अब तो खाद्यान्न ही दिया जाने लगा, बीच में एक बार पैसा भी शुरू किए थे कुछ स्तर पे। साथ ही आपका स्कॉलरशिप है, अब स्कॉलरशिप स्कूल में नहीं आती, आपके अकाउंट में आती है। पेंशन योजनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाएं हैं, विधवाओं के लिए हैं, विकलांगों के लिए हैं। ये सारे पैसे पहले कैश आते थे अधिकारियों के पास, अधिकारियों के माध्यम से फिर ग्रामीण स्तर पे पंचायत को पहुंचाया जाता था, वहां से आपको वितरित किया जाता था। परंतु अब आपका खाता है बैंक में, अब आप डायरेक्ट, आपका महीने 2 महीने जब भी जैसा समय निश्चित होता है, आपके खाते में पैसा आ जाता है। देखिए, कृषि आजीविका को बनाए रखने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, किफ़ायती और समय पर संस्थागत ऋण की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केसीसी बहुत ही आवश्यक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक विश्वसनीय ऋण तंत्र बनाकर आवश्यकता को पूरा कर रहा है, जो एकल लचीले ढांचे के भीतर खेती और संबद्ध गतिविधियों, फसल कटाई के बाद की आवश्यकताओं में सहायता करती है। योजना का प्रगतिशील विकास लेन देन आधारित ऋण से एक अधिक समग्र दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाती है। किसानों के उत्पादन चक्र, आय प्रवाह के साथ ऋण उपलब्धता को संयोजित करती है। बढ़ी हुई ऋण सीमा, संबद्ध क्षेत्रों से विस्तारित कवरेज और किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल एकीकरण सहित हाल के सुधारों ने पहुंच, पारदर्शिता, शासन में अत्यधिक सुधार किया है, डेटा संचालित निगरानी को सक्षम बनाया है, ऋण प्रसंस्करण में तेजी लाया है, पारदर्शी दावा निपटान को सुनिश्चित किया है। इन उपायों ने कृषि ऋण वितरण में परिचालन की दक्षता को और मजबूत किया है। बढ़ते जलवायु संबंधी बाजार जोखिमों, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संकट है या बाजारों के उतार चढ़ाव की जो जोखिमें हैं, उन सभी संदर्भों में केसीसी योजना वित्तीय लचीलापन को बढ़ाने, ऋण के औपचारीकरण को बढ़ावा देने, सतत कृषि विकास को समर्थ बनाने में महत्वपूर्ण नीतिगत साधन के रूप में कार्य कर रही है, जिससे समावेशी ग्रामीण विकास और दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिलता है।
समावेशी ग्रामीण विकास और दीर्घकालिक ऋण स्थिरता को आगे बढ़ाने में इसका सुदृढ़ीकरण हुआ है। इस तरह साथियों आप इसको एक बार दो बार पढ़िए और समझिए। इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, तो अंत में मैं काफ़ी अच्छी जानकारी बताता हूँ। आप लोग वीडियो शुरू में देख के हट जाते हैं, इससे पीछे वाली जानकारी आपको छूट जाती है, तो कम से कम पीछे की जानकारी अवश्य देख लिया करिए। जैसे ये चैप्टर आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें कम से कम 20 से 25 फैक्ट के क्वेश्चन बनेंगे। आप मेंस का उत्तर लिखने जा रहे हैं जीएस का, तो एक फॉर्मेट के रूप में आपको यहाँ क्या मिला, एक अच्छी भाषा शब्दावली मिली। भाषा शब्दावली आप इसका अध्ययन करिए कि ये इसकी भाषा कैसे लिखी गई है। भाषा लेखन भी उत्तर लेखन का प्रमुख कौशल है। पॉइंट को किस आधार पर डिवाइड किया गया, मूल बातों को किस पॉइंट में लिखा गया है। साथ ही साथ कितने विस्तारित क्षेत्र हो सकते हैं, कितने डायमेंशन से किसी क्षेत्र का लाभ हानि हो सकता है, उसको किस तरह से विस्तारित किया गया है। फिर इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, और यह किस किस क्षेत्र में उपयोगी है, तथा इससे संबंध कितनी कार्रवाइयाँ गतिविधियाँ की जा सकती हैं। इस संदर्भ में जब आप देखेंगे, तो आप जब उत्तर लिखेंगे जीएस में केसीसी पे, तो आप वर्तमान में पहले भूमिका लिख देंगे। भूमिका के बाद वर्तमान में चर्चा है क्यों, तो 1 से 1.5 लाइन में आप चर्चा का कारण लिख के फिर इसके मुख्य लाभ को पॉइंट में दर्शाएंगे या डायग्राम में दर्शाएंगे, जैसे आपको सुलभ लगे आप बना सकते हैं। फिर उसके पश्चात आप 2 से 3 पॉइंट में चीज़ों को व्याख्यात्मक रूप से कम 4 से 5 लाइन या 6 लाइन में समझाने का प्रयास करेंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। देखिए, जब आप कोई डायग्राम में चीज़ लिखते हैं, कोई बातें या तथ्यात्मक जानकारी, तो एग्जामिनर उसे समझ नहीं सकता कि आपका व्यू क्या है, आप उसके पक्ष में नकारात्मक भाव रखते हैं कि सकारात्मक। लेकिन जब यही आप 3-4 लाइन व्याख्या कर देते हैं, तब आपका सारा निचोड़ उसे पता चल जाता है कि आपकी सोच इस डायग्राम पे किस तरह है, सकारात्मक है कि नकारात्मक, आपके भाव क्या है लिखने के। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिखिए और आपको इस पे अधिक से अधिक नंबर मिलेगा। भूमिका 3 लाइन से ज़्यादा नहीं, निष्कर्ष 3 लाइन से ज़्यादा नहीं, और लिखनी है, परंतु लिखनी ज़रूर है। भूमिका और निष्कर्ष लिखना है, करंट का चर्चा ज़रूर करना है। ये चीज़ें आपको बहुत सरल हैं। ये बीच का पॉइंट आपको बहुत अच्छे से सजा के लिखना है। भाषा की गलती नहीं करनी है, लाइन तिरछी नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, आप सीधा सीधा लाइन लिखेंगे। जैसे पैराग्राफ होता है, अगर पैरा में लिख रहे हैं, अब पैरा नहीं लिख रहे हैं तो कुछ बड़े वाक्य लिख रहे हैं, तो अंत में पूर्ण विराम जरूर लगाएं। ठीक है मित्रों, इस चैप्टर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें तथा खुद देखें और समझें कि जीएस में या निबंध में यह हमारे लिए किस तरह सहायक है, जीएस में और निबंध में, तथा प्री के परिप्रेक्ष्य में यह किस तरह हमको मार्गदर्शन दे रहा है, इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं। जय हिंद साथियों।